जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस ऑफ जीएस। देखिए, अंतिम क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ा था। किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का बेतहाशा विस्तार किया। इसके पश्चात 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के समय मलिक काफूर बड़ा शक्तिशाली हो गया था और मलिक काफूर ने 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क बेटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया, जो कि अलाउद्दीन और झत्यपाली जो राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी उसका पुत्र था। शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाने के पश्चात मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बाकी पुत्रों को मारने की साजिश रची, जिसमें से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी भी एक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को उसने कैद कर रखा था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को मरवाने का प्रयास किया, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने हत्यारों से मिलकर मलिक काफूर की हत्या करवा दी। इस प्रकार 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना। 1316 से 1320 तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। इसके बारे में यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत भोग विलासी था। इसके बारे में कुछ प्रचलित तथ्य हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, ये सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को एक खलीफा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? खलीफा घोषित कर दिया था। ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। बड़ा विकृत व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये राज दरबार में नग्न आ जाता था, कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर राज दरबार में आ जाता था। तो ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। ये नग्न होकर राज दरबार में चला आता था और कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी राज दरबार में चला आता था। ऐसा करने वाला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने बरादू जाति के जो कुछ लोग थे उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखी थी। बरादू एक योद्धा जाति थी जो हिंदू से मुसलमान बने थे। इन बरादू जाति में दो भाई थे, जिसमें एक का नाम हसन था, उस पर ये विशेष कृपा दृष्टि रखता था। ये कहा जाता है कि ये राज दरबार में खुलेआम हसन का आलिंगन करता था और चुम्बन करता था। कुछ समय पश्चात हसन बागी हो गया और 1320 ईस्वी में हसन ने सुल्तान की हत्या करवा दी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की 1320 ईस्वी में हत्या कर दी गई और हसन नासिरुद्दीन खुसरव शाह के नाम से 1320 में गद्दी पर बैठा। देखिए, नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने सुल्तान बनने के बाद दोनों हाथों से धन लुटाया। उसने जो सरदार थे उनमें एकताओं का आवंटन किया। जैसा कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताया था कि उसने एकताओं का जो आवंटन था वो रद्द कर दिया था और खालिसा भूमि का विस्तार किया था। परंतु नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने जनता के और अमीरों के प्रत्येक वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए एकताओं का आवंटन शुरू किया। उसने जो कुछ अमीर थे और जो कुछ संत थे उनमें धन वितरित किया। इसमें निजामुद्दीन औलिया भी प्रमुख थे, जिन्हें 5 लाख टका दिया गया। इस प्रकार नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लगभग सभी वर्ग इससे संतुष्ट भी हो गए, परंतु 1320 ईस्वी में सीमांत प्रांत का जो सूबेदार था, जो रक्षक था, गाजी तुगलक, या जिसे इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, उसने विद्रोह कर दिया। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि नासिरुद्दीन खुसरव शाह का शासन मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच युद्ध हुआ और गयासुद्दीन तुगलक
या गाजी बेग तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित कर दिया। इस प्रकार सितंबर 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहाँ से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। अब खिलजी वंश केवल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन। एक फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक राज कर पाया, तो वो खिलजी वंश था। उसका अंतिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इस प्रकार खिलजी वंश का पूर्ण रूपेण अंत हो गया। इस प्रकार गाजी तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर पाने वाला, यानी कि सर्वसम्मति से दिल्ली की गद्दी पाने वाला पहला सुल्तान था। जब 1320 ईस्वी में इसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित किया, अमीर इसे राज दरबार में लेकर आए और इसने वहाँ ये घोषणा की कि यदि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति अभी भी जीवित हो तो आप उसे गद्दी पर बिठा दें, मुझे गद्दी की कोई लालसा नहीं है। इस प्रकार अमीरों ने समर्थन देकर इसे गद्दी पर बिठा दिया। इसका नाम गाजी क्यों पड़ा? दरअसल जो बरादू लोग थे उन्हें अधम कहा जाता था और उनके खिलाफ इसने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया था। इस प्रकार ये गाजी कहलाया, यानी कि योद्धा और धर्म प्रचारक, काफिरों का विध्वंसक। इस प्रकार 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने सल्तनत में बहुत से सुधार किए। इतिहासकार तारीफ करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो 5 साल में सुधार इसने किए वो सुधार बहुत सारे सुल्तान काफ़ी समय में नहीं कर पाए, यहाँ तक कि इसे महान सुल्तान की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये 1320 से 1325 ईस्वी तक ही शासन कर पाया। अब इन 5 वर्षों में इसने क्या किया, तो सबसे पहले तो हम इसके सुधारों के विषय में पढ़ते हैं। इसने सैन्य सुधार क्या किए? मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत की थी। हुलिया मतलब सैनिक का हुलिया रखना और दाग मतलब घोड़े को दागना, जिससे कि भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाए। इसने दाग और हुलिया प्रथा को बहुत उत्साह के साथ में लागू किया और इसके साथ में इसने एक व्यवस्था और की। जो प्रांत के जो मुक्ता होते थे, यानी कि जो प्रांत अधिपति होते थे, वो सैनिकों का जब वेतन देते थे तो उसमें से कुछ कमीशन काट लेते थे। इस प्रकार सैनिकों का जो मूल वेतन होता था उससे कम वेतन ही उन्हें प्राप्त हो पाता था। इस कुप्रथा के बारे में गियासुद्दीन को पता चला और उसने इस प्रथा को समाप्त करवा दिया। इस प्रकार जो ये कमीशन काटने की प्रथा थी सैनिकों के वेतन में से, ये ख़त्म हो गई। ये ख़त्म करने वाला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। कमीशन ख़त्म किया। दूसरा, सैनिकों का जो रजिस्टर होता था जिसमें उनके वेतन के विषय में लिखा हुआ होता था, उसकी जांच खुद करने लगा। तो रजिस्टर, सैनिक रजिस्टर की जांच करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। तो इसने 2 बड़े महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके साथ में इसने डाक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डाक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और इसका सुदृढ़ीकरण किया। वो करने वाला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला सुल्तान कौन था? बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। आगे फिरोज तुगलक भी नहरों का एक जाल बिछवाएगा, परंतु उससे पहले नहरों के विषय में सोचने वाला और नहर व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने वाला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। ये प्रथम सुल्तान था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा इसने राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किया। देखिए, जहाँ मैंने आपको एक पहले पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों, खूतों, मुकद्दम, चौधरियों के जो अधिकार थे वो सीज कर लिए थे, वो जब्त कर लिए थे। इसने मध्य मार्ग अपनाया। इसने उनके अधिकार वापस लौटाए कुछ हद तक, क्योंकि ये मानता था
कि इन लोगों का रहना राजस्व व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए कुछ हद तक इसने उनके अधिकार वापस लौटा दिए। इसका ये मानना था कि कोई व्यक्ति इतना धनी ना हो जाए कि वो सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दे, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो जाए कि वो खेती भी ना कर पाए। तो इस प्रकार इसने एक मध्यम मार्ग की नीति अपनाई, और जो अलाउद्दीन खिलजी के जो एक क्रूर तो नहीं कह सकते, जो कठोर जो एक निर्णय थे, उन्हें समाप्त करने का इसने प्रयास किया। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये कई प्रकार के सुधार किए इसने। अब स्थापत्य के क्षेत्र में इसने क्या सुधार किया? स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर। तुगलकाबाद शहर बसाया। तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। स्वयं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। स्वयं का मकबरा किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखेंगे कि तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, गियासुद्दीन तुगलक ने शहर बसाया था। और स्वयं का मकबरा बनाने के लिए इसने भारतीय जो स्थापत्य था, भारतीय स्थापत्य जो था उसका भी प्रयोग किया। तो ये कुछ इसके द्वारा किए गए कार्य थे। अब जहाँ तक बात सैनिक विजयों की आती है, या सल्तनत को सुव्यवस्थित करने की आती है, उसको सैनिक विस्तार करने की आती है, तो इसने क्या किया? देखिए, इसने दक्षिण में तेलंगाना राज्य पर हमला किया। हमला करने के लिए इसने भेजा जौना खां को, जो कि इसका पुत्र था, जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। तेलंगाना राज्य पर हमला किया और उसे जीत लिया। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों को बेशक लूटा था, उन्हें जीता था, उनके रायों से समर्पण करवाया था, परंतु उसने दक्षिणी राज्यों को सल्तनत के सीधे अधिकार में नहीं लिया था। वो केवल कर लेकर और कुछ हीरे जवाहरात या राजस्व लेकर, थोड़ी आय लेकर ही प्रसन्न था। परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई नीति अपनाई और जो दक्षिण के राज्य हैं उन्हें सीधे दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किया। और ये कार्य करने वाला गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में सीधे मिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो गियासुद्दीन तुगलक था। और यहाँ पर इसमें और अलाउद्दीन खिलजी में अंतर हो जाता है। तो इसने तेलंगाना राज्य को सल्तनत के अंडर में लिया और उसे जीतने वाला कौन था? जौना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद उड़ीसा पे हमला किया गया। उड़ीसा पर हमला करने के बाद वहाँ का राजा था उस समय भानुदेव पराजित हुआ और लूट के माल के साथ जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य में आया। वहाँ पे एक राजमुंदरी अभिलेख मिलता है, उसमें जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम अभियान था वो बंगाल अभियान था। देखिए, बंगाल में हमेशा अव्यवस्था फैली रहती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो ही सुल्तान दिल्ली पहुंचता था, बंगाल वाले वहाँ पे विद्रोह कर देते थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए गियासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल गया, उसने विद्रोह का दमन कर दिया। परंतु जब वो विद्रोह का दमन करने के पश्चात दिल्ली वापस आ रहा था, तो दिल्ली से 6 मील दूर अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया। ये लकड़ी का महल गियासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए बनवाया गया था। अब यही लकड़ी का महल गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण बना। जब उसमें समारोह चल रहा था तो ये जो महल था ये किसी वजह से गिर गया और गिरने के पश्चात गियासुद्दीन तुगलक इसमें दबकर मर गया। इस प्रकार 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? क्या ये लकड़ी का जो महल था ये किसी साजिश के तहत बनवाया गया था? क्या मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां ने इसकी हत्या करवाई थी? इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं।
इब्न बतूता कहता है कि जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी और उसी ने जानबूझकर इस महल को ऐसा बनवाया था ताकि ये गिर जाए और इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाए। हालांकि इस विषय में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, इस विषय पर बात करना भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दिक्कत और थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने मुक्त हस्त से एकताओं का और पैसे का वितरण किया था, तो जो निजामुद्दीन औलिया जो संत थे उन्हें भी 5 लाख टका दिया गया था। और जब गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना तो उसने निजामुद्दीन औलिया के पास में संदेश भेजा कि संत अपना 5 लाख टका वापस कर दे, परंतु संत ने ये कहकर वापस देने से मना कर दिया कि वो दान कर चुके हैं। तो इस प्रकार निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक में विवाद था और ये कहा जाता है कि बंगाल से आने के बाद वो निजामुद्दीन औलिया से सख्ती से निपटता। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, कि अभी बंगाल जीत कर दिल्ली तो वापस आओ। तो ये कथन किसके साथ में जुड़ा है निजामुद्दीन औलिया का? हुनूज दिल्ली दूर, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये कथन किसके साथ में जुड़ा है? निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक के विषय में। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, ये पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, एसएससी में भी, बैंक में भी, रेलवे में भी, बीडीओ, लेखपाल, हर किसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आवश्यक है। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसका कि नाम जौना खां था, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विवादास्पद सुल्तान था। ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में अब तक हुए और आगे होने वाले सभी सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा था, कवि था, सुलेखक था, बुद्धिजीवी था, परंतु इसके पश्चात भी उसे विवादास्पद कहा गया है। इसकी वजह उसकी कुछ अजीबोगरीब योजनाएं थीं, जिसने कि उसके व्यक्तित्व के 2 पक्ष खड़े कर दिए, एक सबल पक्ष और एक निर्बल पक्ष। इसकी योजनाओं के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सुल्तान के विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जहाँ तक सुल्तान के व्यक्तित्व की बात है तो सुल्तान कुछ अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुशता की नीति से प्रभावित था और खुद भी एक निरंकुश शासक था। गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने स्वयं को ईश्वर की छाया कहना शुरू किया, धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया, एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। उलेमा वर्ग का जो राजनीति में हस्तक्षेप था उसे कम कर दिया। उलेमाओं की जो न्याय व्यवस्था पर एक रूपता थी, यानी कि काजियों की जो एक रूपता थी, उसको भी थोड़ा कम कर दिया इसने। कुल मिलाकर इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य चलाने की कोशिश की। उसमें सफल तो नहीं हो पाया, परंतु कोशिश की। तो अब हम इसके धार्मिक पक्ष की अगर और जाएंगे, सुल्तान का धार्मिक पक्ष कैसा था, सुल्तान धार्मिक रूप से कैसा व्यक्ति था, तो ये देखने के लिए हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। सबसे पहला तो सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर आसीन किया। साईराज उसका एक मंत्री था, रतन एक ज्योतिषी था जिसे उसने मंत्री बनाया, धारा नामक एक व्यक्ति को इसने मंत्री बनाया। तो कुल मिलाकर हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन करना प्रारंभ किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिमों के या मुस्लिम अमीरों के खिलाफ था, इसने सभी को साथ लेकर समन्वय बनाकर राज्य करने की नीति अपनाई। इस नीति से उलेमा वर्ग इसके खिलाफ हो गए। खास तौर से जो इसामी है, जो एक समकालीन विद्वान है, वो सुल्तान को विधर्मी कहता है। इसी प्रकार बर्नी कहता है कि सुल्तान में विरोधी तत्वों का मिश्रण था। एल्फिंस्टन तो 4 कदम और आगे निकल जाता है और सुल्तान को पागल तक बता देता है। तो क्या सुल्तान पागल था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुल्तान एक सभ्य व्यक्ति था, परंतु सुल्तान की जो योजनाएं थीं, जिसके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक रूपता नहीं थी। योजनाएं बहुत अच्छी बनाता था,
परंतु जो उसका क्रियान्वयन पक्ष था वो बड़ा ही दुर्बल था। सुल्तान ने 5 ऐसी योजनाएं बनाई और पांचों की पांचों योजनाएं विफल हो गई। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। धार्मिक रूप से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला ऐसा व्यक्ति था जो सैयद सालार मसूद गाजी का जो मकबरा था बहराइच में, वहाँ पर गया था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। तो ये पहला सुल्तान था जो अजमेर और बहराइच के मकबरों पर गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये जैनी विद्वानों के संपर्क में रहता था। जैनी विद्वान जिन प्रभा सूरी के साथ इसका अच्छा तालमेल था। इसने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी के साथ जो राजस्थान और गुजरात के जैन मंदिर थे उनका भ्रमण किया। जैन विद्वान राजशेखर से इसका अच्छा संपर्क था, उनके साथ में वाद विवाद किया करता था। तो इस प्रकार धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। अब इसकी कुछ योजनाएं हैं जो कि विफल हो गई। इन्हीं योजनाओं की वजह से इसे एक उतावला व्यक्ति कहा गया है। हम इसकी कुछ योजनाओं के विषय में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर वो योजनाएं क्यों विफल हुई। देखिए, सुल्तान ने कुछ बड़ी अच्छी योजनाएं जनता के समक्ष प्रस्तुत की, परंतु वो योजनाएं सब विफल हो गई। उनके विफल होने का जो कारण था, कुछ तो किस्मत खराब थी और दूसरा जो उनका क्रियान्वयन पक्ष था वो बड़ी बेकार था। तो इसकी 5 योजनाओं में सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। इसने 1/10 से लेकर 1/20 तक कर बढ़ा दिया। सुल्तान ये समझता था कि जो दोआब का क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए कर बढ़ाने के पश्चात भी किसान लगान का भुगतान करते रहेंगे। सुल्तान की सोच गलत नहीं थी, क्योंकि दोआब का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र था और किसान भी काफ़ी मेहनत से अन्न उपजाते थे। परंतु जिस समय सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की, उस समय दोआब में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने के पश्चात कृषकों का स्वयं के जीवन का ही ठिकाना ना रहा, तो बड़ा लगान तो वो कहाँ से सुल्तान को चुकाते। सुल्तान ने लगान प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति का सहारा लिया। तो जो किसान थे उन्होंने अपनी फसलें जला दी, घर बार छोड़कर भाग गए। शक्तिशाली जमींदारों ने लगान की वसूली करने से और लगान पहुंचाने से मना कर दिया। सुल्तान ने बड़ा ही कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। इतनी कठोरतापूर्वक किया कि जो किसान थे वो क्षेत्र ही छोड़कर चले गए और क्षेत्र छोड़कर जाने के बाद कहीं अलग बस गए। तो इसलिए ये दोआब में जो कर वृद्धि का सुल्तान का जो एक दांव था वो उल्टा पड़ गया। इसके पश्चात सुल्तान ने एक और भी बड़ा विवादास्पद निर्णय लिया, जो कि सुल्तान के सभी निर्णयों में सबसे ज़्यादा विवादास्पद था। वो था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाया। दौलताबाद यानी कि देवगिरी। सुल्तान ने एक निर्णय लिया कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी जो आज के महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित है, तो सुल्तान ने कहा कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा जाएगा और इसे कुतुबुल इस्लाम भी कहा। तो राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। सुल्तान ने हालांकि इसके लिए तैयारी की थी। उसने 40 दिन की यात्रा के लिए
सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए, जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया। परंतु सुल्तान की जो ये योजना थी, इसका क्रियान्वयन पक्ष बड़ा दुर्बल था, क्योंकि सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय गर्मियों के महीने में लिया। उसने आदेश दिया कि जो दिल्ली के शेख हैं, बड़े अमीर हैं, सूफी हैं, उलेमा हैं, वो सब लोग राजधानी परिवर्तन कर लें। विद्वान तो ये भी कहते हैं कि उसने समस्त जनता के लिए आदेश प्रकाशित किया, परंतु ये खबर झूठी है, इसमें कोई तथ्य में सच्चाई नहीं है, क्योंकि दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन के बाद भी, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद भी दिल्ली आबाद रही। अब गर्मी की वजह से, 40 दिन की कठोर यात्रा की वजह से बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए। ये बोला जाता है कि देवगिरी या दौलताबाद के आसपास मुसलमानों के मकबरे प्रकट होने लगे। बर्नी, इब्न बतूता तो और भी व्यंग्यपूर्वक बातें करते हैं। वो कहते हैं कि एक लंगड़े को जबरन खींचकर दौलताबाद ले जाया गया, एक अंधे को पत्थर फेंकने की मशीन पर डालकर और दौलताबाद फेंक दिया गया। कहते हैं कि दिल्ली में केवल अंधे और बहरे बचे, कुछ कहते हैं कि केवल दिल्ली में कुत्ता और बिल्ली बचे। तो कहने का मतलब ये है कि इस योजना का सुल्तान की इस योजना का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। अब सुल्तान ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन क्यों किया था, इसके भी अलग अलग पक्ष मिलते हैं। इब्न बतूता कहता है, इब्न बतूता और इसामी दोनों ही ये बताते हैं कि जो दिल्ली के लोग थे वो सुल्तान को गालियों के पत्र लिखा करते थे, तो सुल्तान उनसे नाराज हो गया। तो उसने दिल्ली के लोगों से बदला लिया और उसने गर्मियों के मौसम में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। बर्नी कहता है, बर्नी का जो विचार है वो थोड़ा सेंसिबल है। बर्नी बोलता है कि दौलताबाद राजधानी इस देश के मध्य में स्थित था, तो सुल्तान वहाँ पर पहुँचकर दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ के राज्यों पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था। बात ठीक भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने युवराज के रूप में दक्षिण के राज्यों को सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो जो आधुनिक विद्वान हैं वो ये इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इस देश के केंद्र में पहुंचने के पश्चात उत्तर और दक्षिण दोनों ही हिस्सों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण जमाना चाहता था, इसलिए उसने ये निर्णय लिया। अब जो भी हो, इस निर्णय का बड़ा गलत प्रभाव पड़ा। जैसे ही वो दौलताबाद पहुंचा, मदुरा यानी कि आज के जो तमिलनाडु है वहाँ पर विद्रोह हुआ। सुल्तान उसे दबाने के लिए तमिलनाडु पहुंचा, रास्ते में बीदर पड़ता है, वहीं पर सुल्तान के खेमे में प्लेग फैल गया। सुल्तान बड़ी मुश्किल से दौलताबाद आ पाया। तो जो उसका मुख्य लक्ष्य था दक्षिण के राज्यों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना, खत्म हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में विद्रोह शुरू हो गया और सुल्तान उसे दबा नहीं पाया। अब एक सुल्तान ने और भी अजीब सा निर्णय लिया। उसने वापस दौलताबाद के लोगों से ये बोला कि आप अब दौलताबाद से दिल्ली वापस जाओ। आधे लोग पहले मर गए और आधे बाद में मर गए। हालांकि कुछ संभ्रांत लोगों ने दौलताबाद छोड़ने से मना कर दिया, और इस जो ये पूरी कयावत थी, जिसे कुछ लोगों ने पागलपन भी कहा है, इसका एक दूरगामी निर्णय ये निकला कि जो कुछ मुस्लिम विद्वान थे वो दौलताबाद में रह गए। इसके पश्चात उन्होंने दक्षिण में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस एक बात के सिवाय इस पूरे अभियान का कोई फल नहीं निकला। इस प्रकार सुल्तान वापस दिल्ली आ गया। ठीक है। इसके पश्चात सुल्तान ने एक नई योजना बनाई, सांकेतिक मुद्रा का चलन। सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे के जीतल के स्थान पर कांसे की मुद्रा चला दी। अब कांसे की मुद्रा क्यों चलाई, इस विषय में भी अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय चांदी की कमी हो गई थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि सुल्तान गैताकू खां, जिसने कि 1260 में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, उससे प्रभावित था। अब जो भी हो, सुल्तान की योजना बड़ी बुरी तरह बड़ी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, बिल्कुल बेकार सिद्ध हुई। कांसे का मूल्य कम था तो लोगों ने जाली मुद्राएं बना ली। अब मुद्रा का कोई विशेष डिजाइन तो था नहीं,
तो जाली मुद्रा बनाना बड़ा आसान था। आजकल भी अगर आप देखते होंगे, जबकि मुद्रा में कितने प्रकार के डिजाइन होते हैं, तब भी लोग जाली मुद्रा बना लेते हैं। तो इस समय की जो मुद्रा थी वो तो पूरी तरह साधारण ही थी, तो उसका जो एक नकली मुद्रा बनाना बड़ा ही आसान था। इस प्रकार लोगों के घर में नकली मुद्राओं का भंडार लग गया। सुल्तान को जो कर के रूप में पैसा मिलता था उसमें भी लोग नकली मुद्रा लेने लगे। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये मुद्रा खत्म कर दी। इस प्रकार सुल्तान की ये योजना भी विफल हो गई। इसके पश्चात सुल्तान ने एक नई योजना प्रारंभ की। खुरासान अभियान। खुरासान मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की खुरासान को जीतने के लिए, ईरान और इराक का जो क्षेत्र है उसे जीतने के लिए। दरअसल सुल्तान मंगोलों को इस क्षेत्र से हटाना चाहता था। वो ये मानता था कि जो मंगोल हैं वो उसके साम्राज्य के लिए खतरा हैं, तो वो इस क्षेत्र से उन्हें उखाड़ना चाहता था। उसने 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना खड़ी की, परंतु इसका कुछ भी फल नहीं निकला। 1 साल तक ये सेना, अग्रिम वेतन इन्हें दे दिया गया और 1 साल तक ये सेना दिल्ली में रुकी रही। सुल्तान ने कहीं भी आक्रमण करने का ना तो निश्चय लिया, क्योंकि जो मध्य एशियाई राजनीति थी उसमें परिवर्तन हो गया था। इस प्रकार इस योजना का कोई भी फायदा नहीं हुआ और ये योजना भी सुल्तान की बेकार सिद्ध हुई। सबसे लास्ट में सुल्तान ने योजना चलाई कराचिल अभियान। अब कराचिल कहाँ है, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कराचिल है वो जो आज का हिमाचल में कांगड़ा क्षेत्र है वो क्षेत्र है। कुछ लोग बोलते हैं कि चीन का क्षेत्र है, कुछ लोग कुछ और बताते हैं। तो खुद सुल्तान ने कराचिल अभियान के लिए एक सेना भेजी। पहाड़ों में इसकी सेना ने 1-2 किले जीत भी लिए, परंतु फिर वही निकला जैसा कि पहले हुआ था बख्तियार खिलजी के साथ में। पहाड़ों में इसकी सेना गई, वहाँ पे पहाड़ी लोगों ने इसे अंदर तक आने दिया और बाद में एक साथ हमला बोलकर पूरी सेना को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है केवल 10 लोग बचे जो जिंदा वापस लौट पाए। हालांकि इस योजना का एक परिणाम ये निकला कि जो उस क्षेत्र का राजा था उसने सुल्तान से संधि कर ली और सुल्तान को बाद में एक कर भी देने लगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान के समय सुल्तान की सभी योजनाएं एक एक करके विफल हो गई। अब सुल्तान ने सैनिक क्षेत्रों में क्या कार्य किया, इस विषय में हम देखते हैं अभी। इस प्रकार सुल्तान की सैनिक विजयों के बारे में अगर हम बात करें तो सुल्तान ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र पहले ही अपने अधिकार में कर दिया था। मुल्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, बंगाल, यहाँ तक कि पूरा दक्षिण भारत सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो जो सुल्तान का जो एक शासन था, जो सुल्तान का जो राज्य था, वो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा राज्य था। इतना जो फैलाव था वो दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान का नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के सबसे ज़्यादा हिस्सों पर किस सुल्तान ने अपना राज्य कायम किया, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ इसके समय पर सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण में हुए। पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरशाब्स ने किया। सुल्तान ने कठोरतापूर्वक इसके विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात देखिए लगातार विद्रोह होते रहे। मदुरा में एहसान खान है, बंगाल में इलियास खान है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का ने अपना एक नया राज्य बसा लिया। इसको हिंदू प्रतिरोध की संज्ञा भी दी जाती है। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने गुलबर्गा क्षेत्र में विद्रोह कर दिया।
सबसे जो अंतिम विद्रोह था वो 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा में हुआ और उसी विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1351 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर विद्वान कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन करने का जो तरीका था, या मोहम्मद बिन तुगलक के जो विचार थे वो बड़े नवीन थे। उसके विचार पूरे नहीं हो पाए, जो वो चाहता था वो कभी हुआ नहीं। हालांकि सुल्तान को पागल कहना भी ठीक नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक समय से पहले ही पैदा हो गया था। जो उसने सुधार किए वो उससे 400-500 साल बाद के सुधार थे, जो वो 400-500 साल पहले करना चाहता था। सुल्तान ने एक नया विभाग बनवाया जिसे दीवान अमीर को ही कहा जाता है। इस विभाग के द्वारा सुल्तान कृषि के उत्थान के लिए तकावी ऋण बांटता था। इसके साथ सुल्तान गंगा जल का पान करता था, हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लेता था, इसीलिए उसे विधर्मी भी कहा गया है। इस प्रकार 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। के अतिरिक्त सुल्तान ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी काम किया। उसने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की। जहांपनाह नगर की स्थापना की। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। इसके पश्चात सुल्तान की 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो अगले लेक्चर में हम फिरोज तुगलक के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।